गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार मौर्य। अब मैं आज आपको इस लेक्चर में सिंथेसिस का सिंथेसिस में मैंने शुरुआत करी थी और आपको पिछले वीडियो में मैंने सिंपल सेंटेंस बताया था कि कैसे सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, कैसे उनको फॉर्म किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो अब जो सीखेंगे, जो बनेगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बातें होंगी कि हम कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए याद रखिएगा, जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा तो उसमें दो क्लॉज होंगी, दो सेंटेंस होंगे। एक प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा और जहां से कंजंक्शन लग जाएगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। और याद रखना है, जितने भी कंजंक्शंस हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, दो भागों में डिवाइडेड हैं। पहला है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और दूसरा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड एंड विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कंपाउंड सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड। मींस हम लोग जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करेंगे तो उससे जो क्लॉज बनेगी, मींस जो इसमें याद रखेगा कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में हमको कंजंक्शन का यूज करके दो सेंटेंस को जोड़ना है। तो जो हम कंजंक्शन यहाँ यूज करेंगे, उस कंजंक्शन से जुड़ा जो कंजंक्शन हम यूज करेंगे वो कंजंक्शन कहलाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो क्लॉज बनेगी वो उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। तो याद रखिएगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा जिसमें शुरुआत में जो रहेगा जिसमें कंजंक्शन नहीं लगा रहेगा, और जहां से कंजंक्शन लग जाएगा उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो कंजंक्शन यूज होता है उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से जो क्लॉज बनती है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी तीन भागों में डिवाइडेड है। सबऑर्डिनेट क्लॉज हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। पहला पार्ट है नाउन क्लॉज, दूसरा पार्ट है एडजेक्टिव क्लॉज और थर्ड पार्ट है एडवर्ब क्लॉज। तो मैं आपको वन बाय वन पहले नाउन क्लॉज के बारे में बताऊंगा कि व्हाट्स द यूज ऑफ नाउन क्लॉज, फिर एडजेक्टिव क्लॉज, फिर एडवर्ब क्लॉज के बारे में थारोली में बताऊंगा। तो आइए अब हम सीखेंगे कि नाउन क्लॉज का यूज करके कैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं, फिर उसके बाद मैं फिर इन दोनों क्लास के बारे में बताऊंगा। नाउन क्लॉज 5 तरीके से कार्य करती है। नाउन क्लॉज वर्क्स इन 5 वेज। 5 प्रकार से कार्य करती है, 5 प्रकार से कार्य करती है नाउन क्लॉज। तो आइए हम देखते हैं कि ये 5 तरीके से कैसे कार्य होते हैं नाउन क्लॉज के और उसकी क्या पहचान होती है। जैसे, और नाउन क्लॉज में ये खास बात है, याद रखना है कि इसमें जैसे WH वाले वर्ड ही यूज किए जाएंगे जो कंजंक्शन के रूप में कार्य करेंगे, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएंगे। जैसे हु है तो हु की मीनिंग यहाँ पे कि कौन निकलेगा। इसी तरह से वेयर, वेयर की मीनिंग यहाँ पे कि कहां। ऐसे आया व्हेन, व्हेन मीन्स कि कब, क से निकलेगा। ऐसे ही आया whom, WHOM, whom मीन्स कि किसको या कि किसे या कि किसको। ऐसे आया whose, whose मीन्स किसका, कि किसका, किसकी, किसके। मीन्स ये जो है किसका, किसकी, किसके। तो ये जो सभी जो कंजंक्शन जो रहेंगे क्वेश्चन वर्ड ही रहेंगे मोस्टली, और इसमें ये क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन का काम करेंगे। इनको हम प्रश्नवाचक शब्द के रूप में नहीं समझेंगे, अब कंजंक्शन के रूप में समझेंगे। और यहाँ पे व्हाट, व्हाट का मतलब जो कुछ भी होता है, या व्हाट का मतलब कि क्या भी होता है, और कि क्या। और दूसरा यहाँ पे व्हाट का मतलब जो कुछ भी होता है, या व्हाट एवर भी कह सकते हैं, जो कुछ। तो इसमें और इसमें वेदर, WHETHER, वेदर, वेदर की मीनिंग यहाँ पे कि क्या, इसका भी होता है स्पेशली, बल्कि आप इसमें ना वेदर को ही आपकी क्या के रूप में देखेंगे और व्हाट की जो मीनिंग है जो कुछ के रूप में देखेंगे। तो वेदर और इफ भी आ सकता है, इसका मतलब कि क्या होता है। तो ये कंजंक्शन का यूज करके हु, वेयर, व्हेन, हुम, हुज, व्हाट, वेदर, इफ, ये सब का हम यूज करके सीखेंगे कि कैसे हम इन्हीं से बनती है जो क्लास, वो नाउन क्लास कहलाती है। तो आइए देखते हैं ये 5 तरीके से कैसे कार्य करती है, इसको हम सीखेंगे। नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1,
ही इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन, वह एक बेईमान आदमी है। ही इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन, फुल स्टॉप। इट इज नोन टू ऑल, इट इज नोन टू ऑल, ये सबको पता है, सबको मालूम है कि वो एक बेईमान व्यक्ति है। तो अब यहां पर जब हम दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे और हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो नॉर्मली बच्चे ये सोचते हैं कि इट इज नोन टू ऑल दैट, में सबको पता है कि, इसमें दैट भी लगता है, दैट मैं लिखना भूल गया था, दैट भी कंजंक्शन के रूप में यूज किया जाएगा, दैट मतलब कि। तो इट इज नोन टू ऑल दैट में सबको पता है कि दैट ही इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन, सबको पता है कि वह एक बेईमान व्यक्ति है, वो एक डिसऑनेस्ट पर्सन है। तो अब जहां से यहां पे कि लग रहा है दैट ही इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन, तो कंजंक्शन यहां पे जब दैट जोड़ेंगे तो दैट से लेके ये पूरा हिस्सा, इसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। तो इस बार हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज को क्या करेंगे, उठा करके ये जो सेंटेंस है ये प्रिंसिपल क्लॉज है, जो शुरू में रखी जाएगी वो प्रिंसिपल क्लॉज है। इट इज नोन टू ऑल, सभी को पता है कि, अब की के बाद ये जोड़ेंगे कि वह एक डिसऑनेस्ट पर्सन है, वह एक बेईमान व्यक्ति है। तो अब यहां पर जो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इस प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट है वो इट, इसको हटा देंगे और उसको यहां पर सेट कर देंगे। मीन्स ये जो इट है ये इस प्रिंसिपल क्लॉज का ये सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को हटा करके इसकी जगह पे हम लिख देंगे ये पूरा, दैट ही इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन, ये यहां पर आ जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे कि इस बार नाउन क्लॉज इस सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है, इट को हटा करके, इट को रिप्लेस करके यहां पे लगाया जा रहा है। तो आप जो लिखे थे पहले, जैसे इट इज नोन टू ऑल दैट ही इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन, तो दैट ही इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन यही आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, दैट ही इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन। ये जहां से कंजंक्शन लग गया, याद रखेंगे ये आपका कंजंक्शन है, और जब ये जहां से कंजंक्शन लग गया यही आपका ये नाउन क्लॉज है। और इस बार जो नाउन क्लॉज है, याद रखेंगे जो कंजंक्शन से शुरुआत हो रहा है वही क्लॉज है, और इस बार जो नाउन क्लॉज है इसको हटा करके इट की जगह लगाया जा रहा है। तो अब इज नोन टू ऑल, सभी को पता है। तो ये जो वर्ब है, इस वर्ब के पहले ये पूरी जो क्लॉज है ये सब्जेक्ट का कार्य कर रही है। तो इसको हम कहेंगे कि इस बार जो नाउन क्लॉज है वो सब्जेक्ट टू अ वर्ब, मींस इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है, इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। नाउन क्लॉज 5 तरीके से कार्य करती है। पहला कार्य मैंने बताया कि किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, तो ये आपका वर्ब है इज, और इट से पहले ये पूरी जो सेंटेंस है, पूरा जो क्लॉज है वो यहाँ पे इट को हटा करके इसकी जगह रखा गया था, इज नोन टू ऑल वैसे ही लिख दिया गया। क्रिया से पहले ये जो क्लॉज आई है इसी को नाउन क्लॉज कहेंगे। याद रखिएगा जो कंजंक्शन जहां से जुड़ जाएगा वही नाउन क्लॉज है। तो ये पूरा नाउन क्लॉज इस बार कार्य कर रही है वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। अब हम दूसरा, कभी कभी हम लोग इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए मैं इस पे एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप कभी भी जैसे डायल करते हैं नंबर और आपने किसी को फोन मिलाया और वो बंदा उठा नहीं रहा है फोन, तो क्या लिख के आता है, द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। मीन्स जो नंबर आपने डायल किया है, द नंबर यू हैव डायल्ड, जो आपने डायल किया है, यू हैव डायल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग या इज नॉट आंसरिंग, वो आंसर नहीं दे रहा है, वो उत्तर नहीं दे रहा है। तो ये इट से पहले पूरा ये जो सेंटेंस है, ये जो क्लॉज है, ये सब्जेक्ट का काम कर रही है। मीन्स कौन जवाब नहीं दे रहा है, इज नॉट आंसरिंग, उत्तर नहीं दे रहा है। कौन उत्तर नहीं दे रहा है, जो नंबर आपने डायल किया है वो जवाब नहीं दे रहा है। तो जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट जो है सिर्फ एक शब्द ही हो, पूरा एक सेंटेंस भी सब्जेक्ट का कार्य कर सकती है। जैसे आता है कि द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट या इज आउट ऑफ कवरेज एरिया या इज नॉट रीचेबल। तो इट से पहले अब देखिए ये पूरा क्लॉज ही जो है सब्जेक्ट का कार्य कर रही है। तो इस बार मैंने सिखाया कि जो नाउन क्लॉज होती है वो किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी कार्य कर सकती है।
अब दूसरा वर्क हम बताएंगे आपको कि जो नाउन क्लास है वो दूसरा वर्क है सब्जेक्ट टू वर्ब की जगह अब ऑब्जेक्ट टू वर्ब, मीन्स किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करेगी। उसको देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे आया कि ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक बुद्धिमान लड़का है और एवरी वन नोज इट, सबको पता है, एवरी वन नोज इट, सबको ये ज्ञात है, सबको पता है कि वो एक बुद्धिमान लड़का है। तो इस बार जब हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो यहां से उठाएंगे एवरीवन नोज, सबको पता है कि, अब की के बाद वाला ये पोर्शन आ रहा है कि वह एक बुद्धिमान लड़का है। तो इस बार ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस बार इस ऑब्जेक्ट को हम उड़ाएंगे और इसकी जगह हम रखेंगे दैट ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ऊपर वाले में क्या किया था, इस इट को हटा के इसकी जगह हमने लिखा था दैट ही इज अ डिसऑनेस्ट बॉय, डिसऑनेस्ट पर्सन, ये पूरा इसको उड़ा के लगाया था सब्जेक्ट की जगह। लेकिन इस बार हम इस ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को हटा करके रखेंगे तो पहले उसको हम आगे ले आएंगे और जो सेंटेंस आगे रहेगा बिना कंजंक्शन का वही प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। तो एवरीवन नोज ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। इसको क्लॉज मीन्स उपवाक्य होता है, तो प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब प्रधान उपवाक्य या मेन क्लॉज भी इसको कहते हैं। मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज मीन्स प्रधान उपवाक्य, क्लॉज मीन्स उपवाक्य होता है। तो एवरीवन नोज, अब इट को हटाया और उसकी जगह लगा दिया दैट ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, दैट ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक बुद्धिमान लड़का है। तो इस बार आपने सीखा कि ये जो है ये दैट से लेके ये पूरी जो क्लॉज है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यही जो है ये इसी को नाउन क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि ये नाउन क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही भाग है। तो इस बार जो नाउन क्लॉज है वो इस क्रिया के बाद, इस वर्ब के बाद, इस मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है। जैसे यहां पर इट आया था ऑब्जेक्ट के रूप में, तो इट को हटा करके और उसकी जगह ये पूरा लिखा गया दैट ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट की जगह जैसे हर किसी को पता है, सबको मालूम है, क्या पता है कि वह एक बुद्धिमान लड़का है। तो ये जब आप वर्ब के बाद दैट लगा के पूरा लिख देंगे तो इसको बोलते हैं कि नाउन क्लॉज जो है इस बार किस रूप में कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, मींस इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि इस बार जो नाउन क्लॉज है वो ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है। वर्ब ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, याद रखना है, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। वर्ब आपका क्या है, नोज, और इसके बाद जो इट आया था उसी की जगह ये पूरा लिखा गया। तो ये 5 तरीके से कार्य करती है नाउन क्लॉज, सब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। अब हम तीसरा और चौथा और पांचवा वर्क भी देखेंगे। I told you something yesterday. मैंने आपको कल कुछ बताया था। I told you something yesterday पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है You must rely on it. आपको इस पर भरोसा करना चाहिए। रिलाई मतलब बिलीव होता है, विश्वास करना होता है। रिलाई वर्ब है और इसी का नाउन होता है रिलायंस। रिलायंस मीन्स विश्वास या भरोसा। जो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस मीन्स भरोसा होता है, विश्वास होता है। तो इस बार आप देख रहे हैं कि इस प्रिंसिपल क्लॉज में प्रीपोजिशन आया है, प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट आया है। तो इस इट को हटाएंगे हम, इस ऑब्जेक्ट को हटाएंगे और इसकी जगह हम नाउन क्लॉज सेट करेंगे प्रीपोजिशन के बाद। तो इस बार हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। इस बार जो नाउन क्लॉज है वो इस ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगी, तो ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद आएगी। तो आप जब इसको कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे तो आप ये कहेंगे कि यू मस्ट रिलाई ऑन, मीन्स तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। यू मस्ट रिलाई ऑन, ऑन प्रीपोजिशन है,
अब इस प्रीपोजिशन के बाद ले आएंगे जो कुछ मैंने तुमको कल बताया था उस पर तुमको विश्वास करना चाहिए। तो जो कुछ के लिए मैंने आपको बताया था व्हाट लगाना है। व्हाट का मतलब जो कुछ होगा यहाँ पे, जो कुछ। तो व्हाट आई टोल्ड यू, व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, और समथिंग हट जाएगा क्योंकि समथिंग मींस कुछ और व्हाट का मतलब भी जो कुछ, इसमें कुछ ऑलरेडी आ रहा है इसलिए समथिंग नहीं लगाना है। तो यू मस्ट रिलाई ऑन व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे। मीनिंग क्या निकल रहा है, तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए जो कुछ मैंने तुम्हें कल बताया था। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स ये जो है जहां से कंजंक्शन आपका लग गया ये आपका नाउन क्लॉज है, और इस बार ये जो नाउन क्लॉज है ये इस प्रीपोजिशन के बाद, इस प्रीपोजिशन के बाद ये जो ऑब्जेक्ट आया था इट, इसकी जगह ये यूज किया गया। तो इसको हम कहेंगे कि इस बार जो नाउन क्लॉज है वो ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, मींस ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है। किसके, इस प्रीपोजिशन के पहले। ये जो प्रीपोजिशन है इस प्रीपोजिशन के लिए ये नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है। तो ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, ये हम तीसरा वर्क है ये नाउन क्लॉज का। अब हम चौथा वर्क बताएंगे कि कॉम्प्लीमेंट टू नाउन या फिर केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन का अगला रूल देखेंगे। जैसे आया महात्मा गांधी वाज शॉट डेड, महात्मा गांधी वाज शॉट डेड। ये शूट का थर्ड फॉर्म है, शॉट मींस गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। महात्मा गांधी वाज इज मिसिंग हियर, वाज छूट गया। महात्मा गांधी वाज शॉट डेड। और द न्यूज, ये जो समाचार है वो फैल गई पूरे देश में। द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर, लाइक अ वाइल्ड फायर मीन्स ये जो न्यूज है ये जंगल के आग की तरफ फैल गई। वाइल्ड फायर मीन्स जंगल की आग की तरह ये फैल गई। याद रखेंगे स्प्रेड मीन्स फैलना होता है, और स्प्रेड का तीनों फॉर्म वही रहेगा, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। तो यहाँ पे पास्ट टेंस में समझना है, सेकंड फॉर्म समझना है। तो अब क्या चीज पूरे देश में फैल गई, द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में फैल गई जंगल के आग की तरह। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे कि ये न्यूज फैल गई तो हम लोग कॉम्प्लेक्स जब बनाएंगे तो पहले लिखेंगे द न्यूज, फिर कॉमा करके वही केस इन अपोजिशन वाला इस नाउन के बगल में वह न्यूज की, अब दैट लगा के द न्यूज दैट महात्मा गांधी वाज शॉट डेड, दैट महात्मा गांधी वाज शॉट डेड। शूट का ये थर्ड फॉर्म है, शॉट, शॉट डेड, गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो ये जो नाउन क्लॉज है यहां पर, ये नाउन क्लॉज कहां पर आया, इस नाउन के बगल में, केस इन अपोजिशन इसको बोलेंगे। तो द न्यूज दैट महात्मा गांधी वाज शॉट डेड, ये न्यूज अब इसका टूटा हुआ हिस्सा है, वो न्यूज जो है फैल गई। स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स फैल गई। कहां फैल गई, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में फैल गई, ऑल ओवर द कंट्री। और कैसे फैल गई, लाइक अ वाइल्ड फायर, जंगली आग की तरह, जंगल की आग की तरह, लाइक अ वाइल्ड फायर। तो इसको हम इस बार कहेंगे कि ये नाउन क्लॉज केस इन अपोजिशन का काम कर रहा है, किसी नाउन के बगल में केस इन अपोजिशन टू अ नाउन, केस इन अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब साइड बाय साइड उसके रख दिया गया। केस इन अपोजिशन टू अ नाउन, किसी नाउन के बगल में केस इन अपोजिशन का कार्य कर रहा है ये नाउन क्लॉज। किस रूप में, केस इन अपोजिशन टू अ नाउन, किसी नाउन के बगल में, साइड में रख दिया गया। देखिए ये न्यूज के बगल में ये पूरा नाउन क्लॉज रख दिया गया। ये आपका नाउन क्लॉज का एक चौथा कार्य रहा। तो नाउन क्लॉज 5 तरीके से वर्क करती है। पहला सब्जेक्ट टू वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट टू वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट का कार्य करती है किसी प्रीपोजिशन के बाद, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, और चौथा वर्क केस इन अपोजिशन टू अ नाउन, किसी नाउन के बगल में केस इन अपोजिशन का वर्क करती है।
राकेश हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, राकेश हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, राकेश परीक्षा में फेल हो गया है। द रीजन इज हिज केयरलेसनेस, और जो कारण है उसकी फेल होने का, द रीजन इज हिज केयरलेसनेस, मीन्स जो कारण है, द रीजन इज, वो उसकी लापरवाही है, इज हिज केयरलेसनेस, केयरलेसनेस मीन्स लापरवाही। तो अब यहां पर जब इसको हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो द रीजन ऑफ राकेश फेल्योर इन द एग्जामिनेशन इज दैट ही इज केयरलेस, मीन्स इसको ऐसे रखेंगे, द रीजन ऑफ, किस चीज की रीजन, राकेश की असफलता, द रीजन ऑफ राकेश, फेल का नाउन बनाएंगे फेलियर, फेल में यू आर ई जोड़ेंगे, नाउन बन जाएगा। द रीजन ऑफ राकेश फेलियर इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में फेल होने की जो कारण है, इन द एग्जामिनेशन, इज दैट, वो ये है, इज दैट कि वह केयरलेस है, वह लापरवाह है, ही इज केयरलेस। तो यहां पर दैट से लेके ये जो नाउन क्लॉज है, यहां पर इस वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य कर रहा है। तो आप ये कहेंगे कि कॉम्प्लीमेंट टू अ नाउन, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब मीन्स किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करेगा। कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक होता है, तो कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, इस वर्ब के, ये जो वर्ब है इस वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य कर रहा है यहाँ पे नाउन क्लास। तो इस तरीके से 5 तरीके से कार्य करता है नाउन क्लास, सब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन और केस इन अ पोजीशन, और 5वां वर्ग है कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। तो ये आपके 5 नाउन क्लास के कार्य रहे। अब मैं 2-4 एग्जांपल्स जैसे कैसे कंबाइन करना है वो हम बताएंगे। अब देखें इसको कैसे सेंटेंस में बनाना कैसे है, कंबाइन कैसे करना, ये जरूरी है जानना। जैसे आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो, आई डू नॉट नो, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस है हु इज ही, वह कौन है ये मुझे नहीं पता है। अब ये दोनों सेंटेंस को हमने जोड़ा, और जब इसको कॉम्प्लेक्स में ले आएंगे तो अब जोड़ेंगे जब आप, तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। अब हु यहां पर आपका कंजंक्शन बन जाएगा हु, और ये वाला जो सेंटेंस है इधर वाला हिस्सा इसको सीधा कर दिए, असर्टिव में ले आइए, हु ही इज, और अब नो क्वेश्चन मार्क शुड बी यूज्ड हियर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। अब हु की मीनिंग यहाँ पे निकलेगी कि कौन, क्योंकि मैंने शुरू में ही लिखवाया था कि इसका जो अर्थ निकलेगा वो क से निकलेगा, कि कौन, मुझे नहीं पता है कि वह कौन है। अब याद रखिएगा यहाँ पे जो हु है वो कंजंक्शन का काम करने लगा, और इधर वाला हिस्सा अब असर्टिव में आ गया, इसीलिए इसको आपको नहीं चेंज करना है, इसमें क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाना है। दूसरा है कि जैसे अभी आ गया कि माई मदर हैज गॉन समवेयर, मेरी मम्मी कहीं गई हैं, माई मदर हैज गॉन समवेयर, समवेयर मीन्स कहीं, कहीं गई हैं। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता है, आई डू नॉट नो। तो अब जब दोनों को जोड़ेंगे आप, तो अब एक साथ जब जोड़ेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स में जब ले आएंगे, तो आप क्या करेंगे, आई डू नॉट नो पहले आप ले आएंगे, आई डोंट नो या आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता है कि मेरी मम्मी कहाँ गई हैं। तो कि कहाँ के लिए आपको कंजंक्शन क्या बताया गया था, वेयर, वेयर माई मदर हैज गॉन, वेयर माई मदर हैज गॉन। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स ये जो है वेयर की मीनिंग हो जाएगी कि कहाँ, मीन्स मुझे नहीं पता है कि मेरी मम्मी कहाँ गई हैं। और ये लास्ट एग्जाम्पल जैसे अभी आया कि आई नो, मुझे मालूम है, वेयर इज ही, वेयर इज ही। तो जब इसको आप कॉम्प्लेक्स में ले आएंगे
तो मैंने कहा था कि जो क्वेश्चन वर्ड है वही कंजंक्शन बन जाएगा। तो आई नो, मुझे मालूम है। वेयर, वेयर मीन्स कि कहां वह है। वेयर ही इज, तो ये हो गया। इसी तरह से व्हेन अगर आ गया तो व्हेन को कंजंक्शन ले लेंगे और बाकी हिस्सा असर्टिव में लिख लेंगे। और एक लास्ट एग्जांपल वेदर का यूज करके, ही मे बी इनोसेंट। इनोसेंट मीन्स निर्दोष होता है। ही मे बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो, या आई डोंट नो। दोनों को जब जोड़ेंगे तो अब कॉम्प्लेक्स में ले आएंगे, तो यहां पर डाउटफुल कंडीशन है, इसलिए आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि क्या वो इनोसेंट है, निर्दोष है या नहीं है, मुझे नहीं पता है। तो आई डोंट नो। अब यहां पर आपको वेदर का यूज करना है। वेदर की मीनिंग यहां पे कि क्या, या इफ भी लगा सकते हैं। वेदर ही इज इनोसेंट, और मे बी को आप इज में चेंज कर देंगे, मीन्स ही इज इनोसेंट। तो जब भी इस तरह की स्थिति रहे तो आप वेदर लगा दीजिएगा। मुझे नहीं पता है कि क्या वो इनोसेंट है या नहीं है, आई डोंट नो। तो वेदर का यहाँ पे कंजंक्शन। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि नाउन क्लास का यूज करके कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसमें WH वाले वर्ड ही हु, वेयर, व्हेन। जैसे मुझे नहीं मालूम है कि वो कब लौटेगा, तो आई डोंट नो व्हेन ही विल रिटर्न। मुझे नहीं पता है कि वो क्या किया है, आई डोंट नो व्हाट ही हैज डन। तो व्हाट के बाद जो सेंटेंस आएगा वो आप असर्टिव में रखिएगा। मतलब जो भी क्वेश्चन वर्ड है उसके बाद आने वाले सेंटेंस सभी असर्टिव में रखे जाएंगे और क्वेश्चन वर्ड ही यहाँ पे कंजंक्शन बन जाएंगे। So these are the use of noun class. That's all today, and thanks for watching this video. Stay safe and stay healthy. My good wishes are always with you. Thank you.